बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपना इकनॉमिक्स में फ़र्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, वेरी लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और एक को वेरिएबल रखते हैं। ठीक है जी, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पे अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, देखो लॉ डिमिनिश कहते हैं कम होने को, ठीक है, कम होने को। रिटर्न मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट। ठीक है, अगर हमें लॉ ऑफ रिटर्न समझना है तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक्सप्लेन दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर लेते हैं और एक हम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स फैक्टर लेते हैं। लाइक हम लेबर को बढ़ाएंगे या मशीनरी को बढ़ाएंगे और लैंड को फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक्सप्लेन दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट हम क्या ले सकते हैं, वेरिएबल इनपुट में हम लेबर या मशीन्स ले सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी मशीन्स, भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल इनपुट में लेबर या मशीन आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब यूज करें ऑन अ गिवन क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ फिक्स इनपुट। फिक्स इनपुट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को हम फिक्स रखेंगे। द टोटल आउटपुट में इनिशियली इंक्रीज। अगर आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, इनिशियली आपकी प्रोडक्शन जो इंक्रीज होगी वो इंक्रीजिंग रेट से होगी, देन वो बढ़ेगी कांस्टेंट रेट से, और फाइनली वो इंक्रीज तो होगी बट डिमिनिशिंग रेट से होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा मॉडल है। इसको हम समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कोई सबसे पहले हम इसको फैक्ट्री पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री का एक स्पेस है, इसके अंदर हम इनिशियली तौर पर 3 मशीन्स लगाएंगे। हमने ये स्पेस खाली है तो सपोज कर लें हमें क्या आ रहे हैं, 30 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने फिर और लगा दी 3 मशीनें। अब हमने पहले 30 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, अब हमें 45 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमने और मशीन्स लगा दी, फिर हमें 45 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमने और मशीन लगा दी, तो अब हमें लोगों का स्पेस थोड़ा सा घिर रहा है, उन्हें काम करने में आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हमारी दोबारा से 30 पे आ गई, डिमिनिश हो गई। बट अब ये सारा एरिया ना ऑक्यूपाई हो गया। अब मज़ीद कोई मशीन हम इसमें नहीं लगा सकते कि जब हमारा पूरा एरिया ऑक्यूपाई हो गया है, पूरा एरिया हमने कवर कर लिया है। तो जब पूरा एरिया कवर कर लिया है तो अब हम मज़ीद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने नहीं बढ़ा सकते। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर मशीन को या लेबर को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लैंड का एरिया फिक्स है, हम लैंड को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो अब हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। तो अगर हमें मज़ीद प्रोडक्शन लानी है, अगर हमें मज़ीद प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो हमें लैंड के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग रन के अंदर होता है। शॉर्ट रन में इनिशियली अगर आपके पास स्पेस है, आप लेबर को, मशीनरी को बढ़ाएंगे तो आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल वाले से इंक्रीज होकर ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको एग्रीकल्चर पे अप्लाई करके देखें, एग्रीकल्चर पे क्या होगा कि देखो भाई, तुम्हारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, ये आपकी लैंड है, इस पर आपने पानी डाला, आपने फर्टिलाइज़र खाद वाद डाली, आपको एक सर्टेन प्रोडक्शन हो रही है। फिर आपने और अच्छी खाद डाली, फर्टिलाइज़र डाला, आपको और अच्छी प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, बट अब एक ज़मीन की कैपेसिटी होती है, उसके बाद अगर आप उसमें कितनी भी खाद डाल लें, पानी डाल लें, तो उससे आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। एक हद तक बढ़ेगी, जब वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे देगी तो फिर कांस्टेंट हो जाएगी और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वर्स हो जाएगी। ये आप किसी एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं,
किसी आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हर एक की कैपेसिटी होती है, वो उस वक्त तक आपको अच्छा अगर इनपुट देंगे आप तो वो इंक्रीज करेगी। आप एक कमरा है उसके अंदर स्प्लिट लगा हुआ है, आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे वो अच्छी कूलिंग करेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे और, बट अगर आपको एक हद तक वो फिक्स है, अगर आप में ज़्यादा लोग आकर बैठ जाएंगे तो वो उसको कूलिंग टेम्परेचर उतना नहीं होगा, तो वो डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। यही चीज़ लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ और शेड्यूल से समझना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक है, यहां पर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम जब इसका शेड्यूल या टेबल बनाएंगे ना तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे और ज़रा हम कॉस्ट को भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पर ले लेते हैं फिक्स फैक्टर, इसके अंदर हम लैंड को ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, 10 एकड़ है, 10 एकड़ 10 एकड़ 10 10 10 10 10। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम फिक्स लेंगे। ठीक है, यहां पर हम अपना वेरिएबल फैक्टर ले लें। वेरिएबल में हम क्या ले रहे हैं, लेबर। ठीक है, लेबर हम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर हमने लेना है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम एमपी कह रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल। तो सपोज करो कि पहले 10 एकड़ पे आपको क्या मिल रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 100 प्रोड्यूस कर रहा था। फिर जब सेकंड लेबर लगाया 200, फिर थर्ड लेबर लगाया मार्जिनल प्रोडक्ट हो गई 300, फिर फोर्थ लेबर पे 400, फिर हम इसे कांस्टेंट दिखाना है 400 और फिर 400, फिर हम एडिशनल लगाएंगे तो कम हो जाएगी 300, यहाँ 200 और यहाँ 100 ले लेंगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को यहाँ दिखा रहे हैं, इनको ऐड कर लें, 100 300, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 3 600, 6000 14 18 21 23 और 24। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें ना तो इसकी कॉस्ट भी जब शुरू में अगर आप कभी भी करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर आप ऐसे इसको कर लो कि अगर आप एक टैक्सी करते हो और उसमें एक बंदा बैठ के जा रहा है तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा आएगी। अगर आप वो सेम टैक्सी में 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, अगर आप एक और बंदे को बिठा लेते हो तो आप कॉस्ट 2 पे डिवाइड हो जाएगी तो कम होगी, फिर और एक को बिठा लेते हो तो कॉस्ट और कम होगी और चौथे बंदे पे कॉस्ट और कम होगी। तो एक लिमिट तक कॉस्ट कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको दूसरे बंदे को, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, तो हम यहाँ क्या बात करेंगे, जब फर्स्ट यूनिट था तो हमारी कॉस्ट क्या आ रही थी, सपोज हमारी कॉस्ट आ रही थी फर्स्ट यूनिट पे 4, जैसी सेकंड लेबर अप्लाई किया कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो 3 हो गई, और थर्ड लेबर पे 2 हो गई, फोर्थ पे 1, इधर भी हम कांस्टेंट दिखा रहे हैं 1, इधर 1 और फिर अगेन बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट कॉस्ट का ये देखो, एक सर्टेन लिमिट तक आपकी कॉस्ट, अगर आप पिकनिक पे भी जा रहे हैं
और आप किसी एक बंदे के लिए कोई खाना पकवाएं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर वही खाना आप वही बिरयानी आप 2 लोगों के लिए पकवाएंगे, उसमें शायद थोड़े से चावल और डालें और दूसरा बंदा भी खा ले। जो सेकंड बंदे का खाना है ना वो मिनिमाइज करेगा कॉस्ट को, थर्ड को और मिनिमाइज करेगा। ये नहीं कि जितने बंदे बढ़ते रहेंगे वो एक हद तक, जब तक वो जो एक पर्टिकुलर देग है या जो एक पर्टिकुलर बर्तन है जिसमें आप खाना पका रहे हैं उसमें जितने लोगों के लिए खाना पक सकता है। अब जैसे ही आप उससे एक्सीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें शुरू से करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट फिर इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप क्या करें, एक आपके पास हाई रूफ है उसमें 6 बंदे बैठ सकते हैं, एक बंदा जा रहा है कॉस्ट ज़्यादा होगी, दूसरे को बिठाओगे डिस्ट्रीब्यूट, तीसरे पे और डिस्ट्रीब्यूट, चौथे पे और डिस्ट्रीब्यूट, पांचवें छठे पे मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट होगी, वरना अगर मजीद लोगों को जाना चाहेंगे आप तो आपको नई गाड़ी करनी पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या है कि कॉस्ट शुरू में ज़्यादा होती है और फिर कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर दोबारा बढ़ने लग जाती है। कि लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न में प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है, शुरू में जब बढ़ रही होती है तो कॉस्ट डिक्रीज होती है, और जब वो कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट कॉस्ट होता है, और जब वो डिक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर अब हम इसका ग्राफ ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें, इसका हम 2 ग्राफ बनाएंगे समझने के लिए, एक कॉस्ट का और एक बनाएंगे हम मार्जिनल प्रोडक्ट का। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, इस वाले एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे हम लेंगे मार्जिनल कॉस्ट, और इस वाले एक्स जो कॉस्ट का कर्व होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यहां पर हमें मैक्सिमम कॉस्ट अपनी 400 लेनी है। ठीक है, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 100 200 300 4 5 6 7 8। ठीक है, या हम इसको और अच्छा प्लॉट करने के लिए हम डिफरेंस इसका 50 का ले लेते हैं तो हमारा ज़्यादा अच्छा प्लॉट हो जाएगा। 50 100 150 200 250 300 350 400 और 450। ठीक है जी, यहाँ पर हम यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम कॉस्ट भी हमारी सिमिलर ली हमने ताकि ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ लें 50 100 150 200 250 300 350 400 और 450। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10। अच्छा, अब हम अगर इसका ड्रॉ करें, हम पहले ड्रॉ करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो प्रोडक्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब एक लेबर लग रहा था तो हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे थे, जब एक लेबर लग रहा था, अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो हम 100 की प्रोडक्शन कर रहे थे। जब 2 लेबर लग रहा था तो हम क्या करने लगे, हम 200 प्रोडक्शन करने लगे। जब 3 लेबर इस्तेमाल हुआ तो 300, और 4 लेबर इस्तेमाल हुआ तो 400, और 5 लेबर पे भी कांस्टेंट हो गया 400, 6 लेबर पे भी कांस्टेंट 400 और 7th लेबर जब लगा था तो अगेन हम आ गए 300 पे, और जब 8 लेबर लगा तो हम आ गए 200 पे, और जब 9th लेबर लगा तो आ गए हम 100 पे। अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा।
ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कॉस्ट का ग्राफ बनाएं तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर और मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो जब फर्स्ट लेबर लग रहा था तो मार्जिनल कॉस्ट थी हमारी 400 और जब सेकंड लेबर आया तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई 300 और जब थर्ड लेबर आया तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी हो गई थर्ड पे 200 और जब फोर्थ लेबर आया तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई 100, फिफ्थ पे भी 100, सिक्स्थ पे हमारी कितनी थी 100 और सेवेंथ लेबर लगा दो तो हमारी कॉस्ट अगेन बढ़ना शुरू हो गई 200 और 7 पे हमारी 200 और थर्ड पे 8 पे हमारी 300 और 9 पे हमारी 400। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये इस तरह का बनेगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जब यहाँ से जो बढ़ रही है प्रोडक्शन, इसको कहते हैं लॉ, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न। ये कम हो रहा है तो ये कहलाता है डिमिनिशिंग। जब तक ये इंक्रीज हो रहा होता है नंबर ऑफ लेबर के बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, और फिर जब ये अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे देता है तो फिर ये कांस्टेंट रिटर्न हो जाता है। और जब ये मैक्सिमम आउटपुट देने के बाद आप अगर फिर भी लेबर बढ़ाते जाएं तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। अच्छा, जब ये इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा होता है शुरू में तो आपकी डिमिनिशिंग कॉस्ट हो रही होती है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, जब इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो डिमिनिशिंग कॉस्ट होगी, और जब कांस्टेंट रिटर्न होगा तो कांस्टेंट कॉस्ट होता है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न होता है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर हम क्या समझते हैं कि जब कोई भी हम इसको सर्विसेज सेक्टर पे या इसको स्पेशली हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं या इसको किसी फैक्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शुरू में जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे होते हैं, जब आप नंबर ऑफ लेबर को या मशीनरी को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, और कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट जब वो अपना ऑप्टिमम जितनी मैक्सिमम एक सर्टेन, क्योंकि आपका फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो चाहे आप फैक्ट्री हो, वो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका, एक फिक्स है, तो एक हद तक आप उसमें प्रोड्यूस कर सकते हो। जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा। जब वो कांस्टेंट रिटर्न होगा उस वक्त उसकी कॉस्ट भी कांस्टेंट आ रही होगी। ठीक है, और जब वो डिमिनिश की तरफ चला जाएगा कि अब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पूरी हो गई है, अब वो मजीद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या होगा, जब डिमिनिशिंग रिटर्न होगा तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा। तो ये बात क्लियर है। तो हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसके अंदर ये एक भी पूछ सकता है। अगर वो एक पूछेगा तो सिर्फ आपको ये बनाना है, अगर वो कांस्टेंट रिटर्न पूछेगा तो सबको आपको कांस्टेंट लेना है, और अगर डिमिनिशिंग रिटर्न पूछता है तो ये आपको सिर्फ डिमिनिशिंग वाला दिखाना है। तो ये इजीली हमने तीनों को साथ पढ़ लिए ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट, ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाला चैप्टर था यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।